नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नजर डालते हुए। राहुल के लिए हुआ कांग्रेस में फेरबदल पर सोनिया ने रखा संतुलन। अग्निवेश की मौत पर पूर्व सीबीआई निदेशक के घटिया ट्वीट से हंगामा। शिव सैनिकों ने कार्टून शेयर करने वाले पूर्व नेवी अफसर को पीटा। कृषि अध्यादेशों से नाराज हरियाणा पंजाब के किसान सड़कों पर उतरे। बहरीन ने भी बनाए इजराइल से रिश्ते, कई इस्लामी देश नाराज। खास खबरों पर नजर डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। मगर उसके पहले आपसे एक निवेदन ये है कि अगर आप मानते हैं कि गोदी मीडिया खबरों के साथ न्याय नहीं करता है तो स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए आप ये कदम ज़रूर उठाएंगे। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस में बड़े फेरबदल करके साफ कर दिया है कि पार्टी का भविष्य वे राहुल गांधी को सौंपने जा रही हैं। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 4 वरिष्ठ नेताओं को महासचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति CWC का भी पुनर्गठन किया गया है। जाहिर है कि ये बदलाव पार्टी में बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी की फिर से ताजपोशी का रास्ता साफ करने के लिए किया गया है। चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं को सोनिया राहुल ने बता दिया है कि कांग्रेस वैसे ही चलेगी जैसा राहुल चाहते हैं। राहुल के खासम खास रणदीप सुरजेवाला को महासचिव बनाकर कर्नाटक जैसे बड़े और अहम राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। अजय माकन को महासचिव पद पर तरक्की देकर उनकी राजस्थान की जिम्मेदारी बरकरार रखी गई है। 2 साल बाद दिग्विजय सिंह की कार्य समिति में वापसी हुई है। कभी सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर पार्टी छोड़ने वाले तारिक अनवर की भी घर वापसी हुई है 1.5 साल के बाद, और उन्हें महासचिव बनाकर केरल और लक्षद्वीप की जिम्मेदारी दी गई है। कहने को तो कांग्रेस संगठन में ये बड़ा फेरबदल है, लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी है, दिखावटी परिवर्तन है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। दरअसल इसके ज़रिए ये जताने की कोशिश की गई है कि जो सोनिया राहुल की गुड लिस्ट में होगा उसे ही जिम्मेदारी दी जाएगी। इस फेरबदल में आज़ाद से जिम्मेदारी छीनने की अधिक चर्चाएं हो रही हैं। वो शायद इसलिए भी क्योंकि सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले 23 कांग्रेसी नेताओं में आज़ाद अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद मीडिया में खुलकर अपनी बात रखी है, और अब ये कहा जा रहा है कि उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा है। बहुत साफ है, सोनिया गांधी ने जो परिवर्तन किए हैं, एक सीधा सा संदेश दे दिया है कि भविष्य में राहुल गांधी ही कांग्रेस की बागडोर संभालने जा रहे हैं। इसलिए उनके जितने भी विश्वास पात्र हैं, टीम राहुल को एक तरह से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी शुरू से इस तरह के प्रयास कर रहे थे और इसी से वो खफा भी हुए थे कि नहीं हो रहा है, और उन्होंने पद भी छोड़ा था। और अब ऐसा लगता है कि धीरे सोनिया गांधी ने उनके लिए पूरी तरह से पिच तैयार कर दी है और उनके तमाम विश्वास पात्रों को, उनकी टीम के सदस्यों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नवाज दिया है। और इस तरह से अब ये माना जा सकता है कि राहुल गांधी कांग्रेस की बागडोर संभालने वाले हैं। इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में चूंकि इस तरह से पूरी सेटिंग कर दी गई है कि उनका विरोध करने वाला, उनको चुनौती देने वाला कोई पार्टी में नहीं होगा, तो राहुल गांधी का रास्ता बिल्कुल हमवार कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है। और चुनाव हुए भी तो और किसी ने चुनौती देने की कोशिश भी की, मान लीजिए गुलाम नबी आज़ाद ने ही उनके खिलाफ पर्चा भरने की कोशिश की, तो जाहिर है कि उन्हें पार्टी से कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। एक और चीज़ हुई है कि प्रियंका गांधी को भी उत्तर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी
एक बार फिर से औपचारिक रूप से दे दी गई, हालांकि वो पहले से ही देख रही थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2022 में, तो उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर भी खास तौर पर ये परिवर्तन हुए हैं। और इन परिवर्तनों में एक और चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं कि ज़्यादातर परिवर्तन उत्तर भारत के राज्यों को ध्यान में रखकर किए गए हैं, यानी उत्तर भारत में कांग्रेस ने जो अपनी ज़मीन खोई है उसको पाने की कोशिश इस परिवर्तन के ज़रिए की जाएगी और राहुल गांधी का भी फोकस उत्तर भारत की राजनीति पर होगा। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। सीबीआई के पूर्व अतिरिक्त निदेशक और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव ने स्वामी अग्निवेश के निधन पर एक बहुत ही घटिया ट्वीट करके विवादों को जन्म दे दिया है। इस ट्वीट में उन्होंने स्वामी अग्निवेश के निधन पर लिखा है कि अच्छा छुटकारा मिला और उन्हें हिंदू विरोधी भी करार दिया, जिसके बाद उनकी टिप्पणी को लोग नफरत से भरा बताकर उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार की रात स्वामी अग्निवेश का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उन्हें लीवर संबंधी बीमारी थी और दिल्ली के एक अस्पताल में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और 8 हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। स्वामी अग्निवेश के निधन पर एम नागेश्वर राव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वामी अग्निवेश से अच्छा छुटकारा मिला। तुम भगवा वस्त्रों में एक हिंदू विरोधी थे, तुमने हिंदुत्व को बहुत नुकसान पहुंचाया। मुझे शर्म आती है कि तुम एक तेलुगु ब्राह्मण पैदा हुए थे, भेड़ की खाल में शेर। मेरी यमराज से शिकायत है कि उन्होंने इतना इंतज़ार क्यों किया। उनके इस ट्वीट से सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए। आम लोगों के साथ ही कई जाने माने लोगों ने भी पूर्व आईपीएस अधिकारी को उनके ट्वीट के लिए निशाने पर लिया। इतिहासकार एस इरफान हबीब ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तुम एक धब्बा हो। अंदाज़ा लगा सकता हूं कि आपने पुलिस अधिकारी रहते हुए क्या किया होगा। एक मृत आदमी को गाली देना आपका हिंदुत्व हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं। कभी नहीं से देर भली जाकर अपना इलाज करवाओ। इसके अलावा पुलिस और आम नागरिकों को एक मंच पर लाने की दिशा में काम करने वाले एक थिंक टैंक इंडियन पुलिस एसोसिएशन ने राव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, खुद को एक आईपीएस ऑफिसर की तरह पेश करने वाले एक रिटायर्ड ऑफिसर की ओर से इस तरह का नफरती मैसेज ट्वीट किया गया। उन्होंने पुलिस की वर्दी पर दाग लगाया है और सरकार को शर्मसार किया। उन्होंने देश के पूरे पुलिस फोर्स को शर्मिंदा किया, खासकर युवा अफसरों को। आलोचनाओं के बाद नागेश्वर अपनी बात पर अडिग दिख रहे हैं। उन्होंने एक यूजर को सनातन परंपरा के हवाले से जवाब भी दिया। उन्होंने लिखा, हम राक्षसों या बुरी ताकतों के वध के दिनों को त्योहारों के रूप में क्यों मानते हैं, क्योंकि वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले और समाज का नुकसान करने वाले थे, इसलिए उनकी मृत्यु के उत्सव का प्रयोजन है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी आईपीएस ऑफिसर किस मानसिकता का था, कितना उसमें जहर भरा हुआ था। और सोचिए, जब वो सरकारी सेवा में कार्यरत रहा होगा तो उसने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किस तरह से किया होगा। उसके पूरे सोच में हमेशा हिंदू मुसलमान और हिंदुत्व रहा होगा। तो ये तो बहुत ही चिंता की बात है कि पूरी पुलिस फोर्स में इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं जो बाहर निकलकर अब अपने अंदर भरे जहर को सार्वजनिक जीवन में व्यक्त कर रहे हैं। वो जब नौकरियों में रहते होंगे तो किस तरह से पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते होंगे। दूसरी बात यह है कि इस तरह के बयान देना, इस तरह के ट्वीट करना न केवल अपनी बेइज्जती वो खुद करवा रहे हैं सार्वजनिक रूप से, लेकिन हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। एक पहचान ऐसे लोगों से हिंदू धर्म की बनती है जो इस तरह के ख्यालात रखते हैं। स्वामी अग्निवेश जैसे व्यक्ति के लिए, जिनके बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है बंधुआ मजदूरों के लिए, दूसरे बाल मजदूरों के लिए, इसके अलावा सामाजिक सुधार के लिए वो हमेशा सक्रिय रहे हैं। और ये ज़रूर है कि जो जातिवाद रहा है हिंदू समाज में और जो कट्टरता रही है और जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति कई दल करते रहे, उसका वो विरोध करते रहे हैं, ये उनकी खूबी है। इसको खंडित करना, इसको दुष्प्रचार के रूप में इस्तेमाल करना ये गलत बात है। तो ये साफ है कि आईपीएस ऑफिसर नागेश्वर राव ने
निश्चित रूप से पूरी पुलिस फोर्स को शर्मिंदा किया है। और हो सकता है कि उनका ये बयान इसलिए आया हो कि वो राजनीति में अपनी जगह तलाश रहे हों। एक दक्षिणपंथी राजनीति में इस तरह का एक माहौल बन गया है कि इस तरह के बयान देने वालों के, इस तरह की धारणा रखने वालों को एक स्पेस मिलता है, उनको गुंजाइश मिलती है, उनको महत्व दिया जाने लगता है। और हो सकता है कि कल को वो किसी ऐसी ही पार्टी में शामिल हो जाएं और किसी अच्छे पद पर बैठे नजर आए। तो एक राजनीति से प्रेरित ये बयान भी उनका हो सकता है। वो उन लोगों को, उन विचारधारा से जुड़े लोगों को और उन पार्टियों को आकर्षित कर रहे होंगे अपने इन ट्वीट के ज़रिए, जहां जाकर उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट के बाद कुछ कामकाज ढूंढा जा सकता है, कुछ महत्व हासिल किया जा सकता है। अगली खबर लेते हैं। मुंबई में नौसेना के पूर्व अधिकारी की पिटाई के मामले में गिरफ्तार शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं को जमानत मिल गई है। इनमें शिवसेना शाखा प्रमुख कमलेश कदम भी हैं। बता दें कि रिटायर्ड नेवी ऑफिसर पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इसलिए धावा बोल दिया था क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे के एक कार्टून को फॉरवर्ड किया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और लोगों ने इसकी निंदा की है। नेवी अफसर का नाम मदन शर्मा है और उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कार्टून शेयर किया था। मदन शर्मा के चेहरे, उनकी दाईं आंख में चोट आई है। मदन शर्मा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि उन्होंने अपनी रेजिडेंशियल सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में मुख्यमंत्री के कार्टून को शेयर किया था। इसके बाद उन्हें कमलेश कदम नाम के शख्स का फ़ोन आया और उसने उनसे उनका नाम और पता पूछा। शर्मा ने कहा कि दोपहर में उनके घर के बाहर बुलाया गया और कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। घटना के वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग मदन शर्मा को पीट रहे हैं और उनकी शर्ट पकड़कर उन्हें घसीटकर बाहर ले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत समेत कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। फडणवीस ने ट्वीट करके कहा है कि ये बेहद दुखद है और उद्धव ठाकरे को इस गुंडा राज को रोकना चाहिए। इससे पहले पिछले साल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीम शेयर करने के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने बीजेपी की नेता प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया था और प्रियंका को रिहा करने के लिए कहा था। इससे ये बहस भी खड़ी हो गई है कि राजनेता अपनी आलोचना को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ की नकल करने वाले श्याम रंगीला को एक कार्यक्रम से इसी आधार पर बाहर कर दिया गया था। तो 2 हिस्से हैं। एक शिवसेना का जो अपना चरित्र रहा है, जो अपनी राजनीति रही है, चाहे वो पहले बीजेपी के साथ थी तब भी इसी तरह की राजनीति करती थी, आज दूसरी पार्टियों के साथ सत्ता में है तो वो अभी भी वो भले ही नेतृत्व के स्तर पर थोड़ा संयमित हो गई हो, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का जो पूरा मानसिक बनावट है और जो उग्रता उनमें भरी गई है, वो ऐसे मौके पर दिख जाती। वो अपने नेता के खिलाफ इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। और ख़ास तौर से एक रिटायर्ड नेवी अफसर को के साथ इस तरह का व्यवहार करना और भी गलत बात है। लेकिन ये केवल शिवसेना तक सीमित हो ऐसा नहीं, तमाम पार्टियों में इस तरह की बातें आ गई हैं कि वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करती हैं, अपने नेता की आलोचना बर्दाश्त नहीं करती हैं और उस पर पिल पड़ती हैं। तो ये शिवसेना हो या बीजेपी, इन दोनों में ये कल्चर सबसे ज़्यादा है। ये दोनों ही इस तरह से व्यवहार करती रही हैं। मोदी के मामले में हमने देखा है और दूसरी पार्टियों में भी। ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि योगी सरकार जिस तरह से व्यवहार करती रही है अपने आलोचकों के प्रति, अपने बारे में नकारात्मक टिप्पणियां करने पर जिस तरह से उनका दमन करती रही, तो ये एक कल्चर, राजनीतिक कल्चर बन गया है। और इसे हम एक पार्टी या 2 पार्टी के बजाय इसे सामान्य राजनीतिक कल्चर के संदर्भ में देखें, तभी इसमें कुछ सुधार या बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। और अब अगली खबर लेते हैं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर भारत के कृषि प्रधान राज्य हरियाणा और पंजाब के किसानों में ज़बरदस्त गुस्सा है। इन दोनों राज्यों के किसान पिछले 3 महीने से इन अध्यादेशों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार इन्हें किसान हितैषी बता रही है। इन अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर 10 सितंबर को हुए लाठीचार्ज के बाद हरियाणा सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है।
किसान संगठन बीजेपी को किसान विरोधी कह रहे हैं और इसे लेकर हरियाणा में बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही जननायक जनता पार्टी बहुत दबाव में आ गई है। जेजेपी के समर्थक उससे किसानों के हक में आवाज़ उठाने और किसानों पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। किसानों के गुस्से से सहमते हुए हरियाणा बीजेपी ने उनके प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने की पेशकश की है। दरअसल 10 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन ने इन अध्यादेशों के खिलाफ कुरुक्षेत्र के पीपली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया था। इसके बाद उनकी पुलिस से भिड़ंत हुई थी। पुलिस ने इसे लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कर दिए हैं और इससे भी किसानों का पारा 7वें आसान पर पहुंच गया है। चढ़ूनी ने कहा कि अगर इन अध्यादेशों को रद्द करने की उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और भी तेज करेंगे। वहीं केंद्र सरकार का तर्क है कि इन अध्यादेशों के तहत किसानों को अपना सामान मंडी में बेचने की ज़रूरत नहीं होगी। वे सीधे अपनी पसंद से अपना सामान किसी को भी बेच सकते हैं और निजी क्षेत्र में किसी भी व्यापारी या कंपनी से सीधे करार करके फसल का मूल्य निश्चित कर सकते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि अध्यादेशों के जरिए मंडियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और किसान अब सही मायनों में आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन किसान इससे बेहद नाराज हैं। केंद्र सरकार ने जून में कृषि से संबंधित 3 अध्यादेशों को संसद के मानसूत्र सत्र में लाने की बात कही थी। इन अध्यादेशों को लेकर किसान नेताओं का तर्क अलग है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजोवाल कहते हैं, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल द्वारा पारित अध्यादेश साफ तौर पर मौजूदा मंडी व्यवस्था का खात्मा करने वाले हैं। केंद्र सरकार लॉकडाउन के चलते समूचे कृषि क्षेत्र को कारपोरेट घरानों के हवाले करना चाहती है। किसान नेता राजोवाल कहते हैं कि नए अध्यादेश के जरिए पंजाब और हरियाणा की मंडियों का दायरा और ज़्यादा सीमित कर दिया जाएगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बंद होने से किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो केंद्र सरकार के अध्यादेश दरअसल अभी किसानों से उनकी जो थोड़ी बहुत मदद सरकार की तरफ से मिलती है वो छीन लेने की एक कोशिश है। किसानों को निजी व्यापारियों के हाथों में सौंप देने की एक कोशिश है। जो समर्थन मूल्य केंद्र सरकार निर्धारित करती है और फिर खरीदती है, उसकी वजह से किसानों को थोड़ा सा हौसला रहता है, भरोसा रहता है कि उन्हें अपनी फसल का एक हद तक सही मूल्य मिल जाएगा। लेकिन अगर सरकार ने हाथ खींच लिए और उन्हें पूरी तरह से किसानों, व्यापारियों के, कारोबारियों के, कारपोरेट जगत के हाथ में सौंप दिया तो वो मनमाने ढंग से अपनी कीमतें तय करेंगे, उन पर निर्भर हो जाएंगे वो और मजबूरी में उन्हें सस्ते दामों में बेचने के लिए मजबूर होंगे। तो ये व्यवस्था ये समझ रहे हैं और ये पूरा खेल जो है बीजेपी सरकार का ये है कि ये कारोबारियों को छोड़ दिया जाए, कारोबारियों के भरोसे किसानों को छोड़ दिया जाए और धीरे धीरे इस प्रक्रिया से किसानी और भी ज़्यादा नुकसान देगी। वो किसानी छोड़ देंगे, खेती छोड़ देंगे और बड़े बड़े कारपोरेट घराने आकर फिर फार्मिंग करेंगे और अपने हिसाब से वो बाज़ार में चीज़ों को बेचेंगे। तो पूरी तरह से जो किसानी व्यवस्था है उसको ख़त्म करने की साजिश है ये 3 अध्यादेश जो केंद्र सरकार लाना चाहती है। और अगर किसान अभी विरोध नहीं करेंगे तो फिर उनके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो न केवल पंजाब हरियाणा बल्कि पूरे देश के किसानों में ये चेतना पैदा होनी चाहिए कि सरकार के इरादे क्या हैं, सरकार इन अध्यादेशों के ज़रिए कैसे उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। और आइए अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब एक और अरब मुल्क बहरीन ने इजराइल को मान्यता दे दी है। दोनों के बीच एक शांति समझौता हुआ है जिसके तहत दोनों एक दूसरे के यहाँ दूतावास खोलेंगे और सामान्य रिश्तों की शुरुआत करेंगे। अब तक खाड़ी के तमाम देश कहते थे कि जब तक फिलिस्तीन समस्या का समाधान नहीं हो जाता, यानी जब तक फिलिस्तीन देश नहीं बन जाता, वे किसी भी कीमत पर इजराइल को स्वीकार नहीं कर सकते। संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और जॉर्डन के बाद इजराइल को स्वीकार करने वाला वो चौथा देश हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने दोनों देशों, खासकर बहरीन को इस शांति समझौते के लिए राजी करवाया। गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इसका ऐलान किया। इस शांति समझौते में ट्रंप के सलाहकार और उनके दामाद जेयर्ड कश्नर की भी अहम भूमिका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इस पर
प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि वो इस शांति समझौते से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा ये शांति का युग है, शांति के लिए शांति और अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था का समय है। हमने शांति स्थापित करने के लिए बहुत दिनों से काफ़ी कोशिश की है और अब उसका नतीजा मिलने लगा है, लेकिन इस शांति समझौते से ईरान खुश नहीं है और भी कई देश खुश नहीं हैं। तो ये जो समझौता है ये दरअसल अभी कुछ समय पहले संयुक्त अरब अमीरात ने भी किया था। अब बहरीन का उसी समय से तय था लगभग कि बहरीन भी इस समझौते को करेगा, लेकिन मुख्य ध्यान अब ये है कि सऊदी अरब क्या इस तरह के समझौते के लिए तैयार है। उसने इनकार कर दिया है इस तरह का कोई भी समझौता करने से। तो इसके बहुत सारे आयाम हैं। मध्य पूर्व की राजनीति है, ईरान के खिलाफ एक तरह की गोलबंदी है। ये अरब मुल्क और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ एक तरह की मोर्चेबंदी भी खड़ी कर रहे हैं। तो ये ट्रंप की रणनीति है कि ईरान को घेरो, और वो इस तरह से घेरना शुरू हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इन देशों को लग रहा है कि अब अपनी अर्थव्यवस्था को केवल पेट्रोलियम पर निर्भर करने के बजाय और दूसरे तरीकों से भी आगे बढ़ाया जाए और उसमें इजराइल का सहयोग लिया जाए। तो ये भी एक राह है। लेकिन इस तमाम समझौते के दौरान जीत ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की हो रही है और इजराइल की हो रही है, क्योंकि फ़िलिस्तीन का मुद्दा पीछे छूट गया है। उस पर कोई रियायत खास इजराइल की तरफ से नहीं मिली है और इसीलिए फ़िलिस्तीनी बहुत बुरी तरह से नाराज़ हैं। ईरान नाराज़ है, पाकिस्तान नाराज़ है, तुर्की नाराज़ है और ये नाराज़गी वो दिखाते आ रहे हैं। तो इस्लामी दुनिया की जो लीडरशिप का मामला है वो भी इससे गहराएगा, इस्लामी दुनिया भी इससे बढ़ती दिख रही है। इसके बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपरकशंस होंगे जो हमें आने वाले दिनों में दिखलाई देंगे। और अब बुलेटिन के अंत में कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी आपको दे दें। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 97,570 नए मामले आए हैं। 1 लाख का आंकड़ा कुछ ही दिनों में हम लोग छू लेंगे, पार कर जाएंगे। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 46,63,000 के पार चला गया है। भारत बायोटेक जो कंपनी है उसने स्वदेशी वैक्सीन का जानवरों पर ट्रायल कर रही थी वो, और वो सफल रहा है। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 2,85,00,000 के पार चली गई है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन दोस्तों ने अभी तक satyhindy.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, सोमवार को मैं फिर हाजिर हूँगा सोमवार की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।